हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन हैं। बट कल की मॉर्निंग में मैं आपके लिए ना एमसीक्यू क्वेश्चन की लाइन लगा दूंगा। कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं आपको एमसीक्यू के करवाऊंगा और उसमें से 20 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए तैयार रहें। सुबह 6 बजे से मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। या तो एक वीडियो बना दूंगा या तो आपको छोटी कई सारी वीडियो बना के मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कराएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसे रिपीट कर लेना, ठीक है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट क्या चल रहा है आपका? एन का सेट है, ठीक है। सेट है एन का, गिवन बाय आर और रिलेशन दे रखा है ए और बी का, और बी दे रखा है ए प्लस बी, यानी कि बी की जो वैल्यू है ए प्लस बी होनी चाहिए और बी की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सेट है और बी की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप इसमें से चेक करो कि कौन सा आंसर सही है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पहला तो कंसेप्ट ये दे दिया कि बी की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो आप इनमें से चेक करो कि 5 से बड़ी कौन सी है। 5 से बड़ी ये है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये 5 से बड़ी है, नहीं है, ये 5 के बराबर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। क्या ये 5 से बड़ी है? नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये 5 से बड़ी है? बिल्कुल। तो यही आपका एक अकेला ऑप्शन बचा हुआ और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। या तो आप देखना चाहो तो इधर ए की जगह 7 रखो, ए की जगह 7 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू को चेक कर सकते हो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 की वैल्यू बतानी है। देखो आप इसको याद कर लो। कॉस में अगर 7 पाई/6 होता है ना तो वो वैल्यू जो होती है वो तो चली जाती है आपकी 210 डिग्री पर। 210 डिग्री को 7 पाई/6 कहते हैं। कैसे पता चला? आप इसको क्या करना कि पाई की जगह ना 180 रख देना और इसको सॉल्व करना, तो इसकी वैल्यू 210 आएगी, ठीक है। तो इससे पता चला कि इसमें जो एंगल बन रहा है वो 210 का बन रहा है। बट जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर पाई के बीच में आनी चाहिए, है कि नहीं। तो यानी कि उसकी जो वैल्यू है यहाँ से लेकर 0 से लेकर पाई के बीच में आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। बट वो कहाँ पर जा रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट की होती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है कॉस। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव यहाँ होता है। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल बनाएगा और यहाँ जो वैल्यू दिखाई आ रही है, मतलब जो आ रही होगी वो एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ देखो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो यही एंगल आप सेकंड क्वाड्रेंट में बना दो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो इस एंगल का नाम क्या होगा? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये है 180 से 30 ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब 150 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो 150 को लिखने का, जैसे कि पाई/6 का मतलब होता 30 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 210 आया। ऐसे ही पाई/6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 150। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस की वैल्यू है ना वो आपको 0 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी है। अगर वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, और वैल्यू अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसी तरीके से यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा था तो वही 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आप बना दोगे। तो यहाँ जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उसे हम कहेंगे 150। तो अब 150 को क्या लिखते हैं? 5 पाई/6। तो 5 पाई/6 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू ये दे रखी है तो A' क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो A' जो होता है वो किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना वो I होगा, ठीक है। तो I ये रहा, जैसे कि A है। और ज़्यादातर क्या कर सकते हैं आप, इसे सॉल्व भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। A' क्या होगा? इसको उल्टा कर देंगे, कॉस अल्फ़ा, ये जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा।
ये हो गया ए डैश, ठीक है। अब फिर ए चाहिए आपको, ए तो यही है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसको इससे करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। फिर इसको इससे करा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर ये इसको इससे करा तो माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। वही चीज़ आ रही है। फिर नीचे वाले टर्म को इससे करेंगे, साइन को कॉस से करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सेम है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। बस समझ आ रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बस समझ आ रही है। और वैसे भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप याद रख लो कि ए डैश ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ए का ट्रांसपोज और ए जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है। कोई सा भी मैट्रिक्स दे रखा हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। गलत कौन सा ये बताना है आपको। देखो पहला जो ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट है। जो नीचे की तरफ डिटरमिनेंट होता है वो ऊपर आ गया, ऐसा होता है ना, 1 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। किसका फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का। तो ये डिटरमिनेंट उधर चला गया तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, तो ये तो सही है ना। ऐसे ही ए का जो डिटरमिनेंट होता है, ए पहले डिटरमिनेंट ए का इन्वर्स कर दो, ए का इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालो और डिटरमिनेंट ए का इन्वर्स निकालो, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है किसी भी वैल्यू से निकाल दो आप, सेम आता है। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ए बी का इन्वर्स जो होता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होता है, ये भी सही है। बस यही गलत है, ए प्लस बी का जो इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये चीज़ गलत है, ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बस समझिए। और बाकी के सारे आपके फॉर्मूले हैं, यही आपका इनकरेक्ट है। ध्यान रखना ए प्लस बी का जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिस 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 देन बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हाफ लेना आगे और ये वैल्यू रख देना, -2 -3 3 2 -1 और -8। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिर हाफ, फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, सिंपल सा कंसेप्ट है। -2 लेंगे और ये लाइन गई, ये लाइन गई, 2 बीच में माइनस आता है तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ये वाली संख्या चेंज हो जाती है तो +3 हो जाएगा। ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो 3 को 1 से करा 3, फिर इसको इससे करा तो प्लस का 1, क्योंकि बीच में माइनस आता है और ये माइनस का भी है, +1। ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो ये हो गया -24 और इसको इससे करा तो प्लस का 2, ये आ गया। मोड लगा के रखना क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 4 ते 12 और ये हो जाएगा आपका 22 -22, ठीक है। अब कितना हो गया ये देखो, चेक करो। ये हो जाएगा -20 और -22, तो कितना हो गया -42। 42 में से प्लस का 12 गया तो -30 बचेगा, तो 1/2 और मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का 30 हो जाएगा वो, तो कितना आ गया 15। इसका आंसर आ गया आपके पास 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 15 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट कर सकते हो आप इसे वीडियो को पॉज कर। नेक्स्ट,
वाई लॉग एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, बहुत ही सिंपल है। वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका 1/x स्क्वायर, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2 अपन में x, ये था आगे पहला। अब इसका डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 1/x का क्या होता है 1/x को लिख वैसे तो आपको याद होगा कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, तो 2 तो 2 रहेगा, और 1/x का क्या हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपन में x स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 2 अपन में x स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए। अगला है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है इस वाली वैल्यू का, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन करना है 1 - x रूट x का। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, क्योंकि रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस, इस तरीके से कर दिया जाएगा। बात समझ रही, पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी, बेस सेम है ना, पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर प्लस हो जाती है, 1/2 में प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। इसी प्रकार से x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 प्लस c आंसर। अब इसको सही से लिख देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2। जो 3/2 होता है ऊपर आता है तो क्या हो जाता है 2/3 माइनस, ऐसे ही इसका भी करेंगे तो x की पावर ये हो जाएगा 5/2 और ये भी ऊपर आएगा तो 2/5 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, 2/3 ये रहा, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखना दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, बस ध्यान रखना प्लस का और माइनस का साइन देखना है आपको। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ई एक्स सेक एक्स प्लस मल्टीप्लाई 1 + 10x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन करना है ई एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लग गया, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो सेक एक्स को एफ एक्स मान लिया और सेक एक्स इंटू 10x को क्या मान लिया, इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स मान लिया, तो इसी कंडीशन में ये अप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई एक्स एफ एक्स क्या है सेक एक्स के बराबर, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ई एक्स सेक एक्स, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें ध्यान रखना जब भी प्रॉपर्टी ऐसी आ जाए -a से लेकर a, तो आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है ना, अगर वो ऑड है, दोनों कंडीशन बता देता हूँ चलो मैं, अगर आपके पास -a से लेकर a आ रहा है f(x), ये पेपर में 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। कैसे पता चलेगा, अगर आप x की जगह -x पुट करते हो और आंसर में -x आ जाता है, -fx आ जाता है, तो ये ऑड होता है, और अगर वैल्यू में -x पुट करते हो और ये पॉजिटिव का आ जाता है, क्योंकि इवन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव कर देता है ना, और माइनस को, और ऑड जो होता है वो माइनस को माइनस में ही लाता है, और इवन जो होता है वो माइनस को पॉजिटिव कर देता है। तो अगर माइनस को पॉजिटिव कर दिया तो वो इवन है, माइनस को नेगेटिव ही रखा तो वो ऑड है। ऑड की कंडीशन में उसका जो आंसर हो जाता है वो 0 हो जाता है, और इवन की कंडीशन में जो ये वैल्यू होती है ना, तो ये -a से जो स्टार्ट हो रही है वो 0 से a हो जाती है, और आगे लग जाता है डबल, और ये हो जाता है f(x). इस तरीके से इसकी वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, बात समझे। बट यहाँ पर हमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो देखो
पावर को देखो बस, पावर क्या है 5, 5 क्या है ऑड, ऑड है तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड। अगर ये इवन होती ना तो ये इवन हो जाता, तो ऑड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसी प्रकार से करना है, आपको डिटेलिंग थोड़ी दिखानी है, वो तो मैंने आपको बता दी है बस। तो ध्यान रखना है पावर 5 लिखी है तो ये क्या है ऑड है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री बतानी है। देखो डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, ठीक है ना, और डिग्री क्या होती है कि डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। बट एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि देखो वैल्यू आ रही है साइन dy/dx। अगर ऐसी कंडीशन आती है ना, मतलब जो थीटा होता है उसका भी डेरिवेटिव कर रखा होता है, तो इसमें डिग्री जो होती है वो नॉट पॉसिबल होती है। डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, सॉरी क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि उसकी डिग्री नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती जिसमें थीटा का भी क्या हो रखा हो, डेरिवेटिव हो रखा हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉट डिफाइन। अगर ऑर्डर पूछा जाता तो क्या होता 2, ठीक है, ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर होगा तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, 4, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है 4। अगर फोर्थ ऑर्डर है तो 4, फिफ्थ ऑर्डर है तो 5, सिक्स्थ ऑर्डर है तो 6, मतलब जितने ऑर्डर हैं उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रखना है आपको 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस एंड इज कॉन्टिन्यूस एट 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा करवा देते हैं इसको। क्वेश्चन है आपके पास कि f(x) दे रखा है साइन x अपॉन में x प्लस का cos x, कब, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, शायद नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 पर क्या है k है, नॉट इक्वल टू 0, और k कब है, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। कुछ नहीं करना है, LHL निकालना है आपको। LHL कब होगा, यहाँ पर ही होगा, और RHL भी यहीं होगा। LHL और एट पॉइंट दोनों क्या करने हैं, बराबर करने हैं। एट पॉइंट पर क्या है वैल्यू, एट पॉइंट पर तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है k, ठीक है ना, एट पॉइंट पर k है। LHL पे क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन है ऊपर वाला साइन x अपॉन में x प्लस का cos। साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं, प्लस cos की वैल्यू 0 रख देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 डिग्री क्या होता है 1, cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 2। तो LHL और RHL क्या होते हैं, बराबर होते हैं, LHL और एट पॉइंट बराबर होते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसमें k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही है, सिंपल से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका k की वैल्यू 2। नेक्स्ट है, इफ़ अ लाइन मेक एन एंगल 90, 135 और 45, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकलना है। ये भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे करते हैं। क्या क्या एंगल दे रखा है, देखो अल्फ़ा दे रखा है आपको 90, बीटा दे रखा है आपको 135 और गामा दे रखा है आपको 45। इसी प्रकार से होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कॉस अल्फ़ा निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है ना यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर अगला है कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है 135। अच्छा 135 की जो वैल्यू है अगर आपको याद है तो सही है, और अगर नहीं याद है तो ये देखो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा माइनस का, और किसके बराबर हो जाएगा 45 के बराबर, क्योंकि 135 का जो एंगल होता है वो 45 का एंगल होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 135 डिग्री,
और कौन सा एंगल बना रहा है 45 का, तो 45 की वैल्यू तो सबको पता ही है 1/√2 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। नेक्स्ट है कॉस गामा, कॉस 45, तो कॉस 45 तो सबको पता ही है 1/√2 होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है ये, ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे ही निकाले जाते हैं, कैसे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है आपको, जबकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है, अगर वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो आ गया 3/25 आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स आ गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। और ईच डाई का मतलब दोनों डाई पर 2 आना चाहिए, तो दोनों डाई पर 2 कितनी बार आता है, एक ही बार आ सकता है। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड इज 6/36, अगर एक बार किसी टर्म पर 2 और 2 आ रहा है तो टोटल तो 36 होते हैं, और एक बार आ रहा है तो कितना हो गया, फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि 1/36 होगा। और ये क्या कह रहा है, 6/36, तो ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है। इसका ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स है, गलत कह रहा है ये, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एक ही बार आ सकता है और 1/36 होगा, और ये कह रहा है 6/36, तो ये गलत है। अगला 17, ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्ट इक्वल टू पी ए, देन पी ए/बी। चलो इस क्वेश्चन को चलो यहीं कर लेते हैं। चलिए अब देखो समझने की कोशिश करना, यहीं समझा देता हूँ। यहाँ पर भी पी ए है, यहाँ पर भी पी ए, कट जाएगा, कट गया। अभी ये क्या है, पी बी, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, पी बी की वैल्यू क्या आ गई, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों तो कट गए आपस में, और ये जब उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी बी की वैल्यू क्या आ गई, पी ए इंटरसेक्शन बी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए अपॉन में बी की वैल्यू फाइंड करो। तो ए अपॉन में बी पता है क्या होता है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये रहा पी बी, और नीचे भी क्या लिखना है, पी बी, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। बस समझ रही, सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए जैसे जैसे कराया मैंने, बाकी कंसेप्ट सिंपल है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। चलो इसको बोर्ड पे कर लेते हैं। तो ए है हमारे पास i + 3j + 7k, ए वेक्टर है i + 3j + 7k, और बी वेक्टर है (7i - j + 8k), 7i - j + 8k। ठीक है, देख लेना एक बार सही लिखा है कि नहीं लिखा, बाकी कंसेप्ट मैं सही समझा रहा हूँ। 7i - j + 8k, ठीक है, 7i - j + 8k। अब इसमें प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ऑन बी, क्या लिखा है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन बी। तो ऑन बी निकालना होता है ना, ए ऑन बी निकालना होता है, तो फॉर्मूला होता है a डॉट बी अपॉन में b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट बी क्या है, देखो a डॉट बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, डिवाइड बाय रूट
बी का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और मैग्नीट्यूड याद है आपको √a² + b² + c² होता है। तो a का स्क्वायर कर दिया 49, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 8 का करेंगे तो 64। अब इसे कैंसिल करते हैं, 7 में से 3 गए 4, 4 इसमें प्लस कर दिए तो 60 अपॉन में 50 और 110 114, तो √114। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ आ रही है? अगर ये प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए बोलता तो ए वाली चीज़ों को नीचे रखते, ऊपर तो डॉट ए प्रोडक्ट रखते, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो हमने आपको करा दिए कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करा दिए भाई। तो अभी आप इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए सही से, ठीक है? किसी में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बाकी इनको देखिए। और सुबह सुबह मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कम से कम 100 MCQ, कम से कम 3 घंटे की क्लास सुबह सुबह मैं आपको दे दूँगा। और 3 घंटे की क्लास आपको 7 बजे तक मिल जाएगी, 7 या 8 बजे तक, और 12:30 बजे आपका पेपर है शायद, और घर से आप 11 बजे निकल जाओगे। तो नॉर्मल सी बात है कि 10:30 बजे के बाद आप पढ़ाई बंद कर दोगे, ठीक है? फॉर्मूले अगर आपको देखने हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूले को लिख लेना या तो प्रिंट निकलवा लेना, और पेपर में जाने से पहले आप उन फॉर्मूलों को देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है? और वीडियो को इस वीडियो को समझ लेना, और बाकी हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको भी सही से देख लेना। आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो कवर हो गई होगा, है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह की क्लास में। सुबह तैयार रहना, ठीक है? और आज की नींद पूरी लें ताकि माइंड फ्रेश रहे, और सुबह सुबह जग के आराम से पढ़ाई करना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में सुबह।